नमस्कार साथियों, हम लोग बीए चतुर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास विषय की कक्षा को देख रहे हैं। हम लोगों ने राष्ट्रकूट वंश को प्रारंभ कर दिया था। हमने वहां पर आपसे राष्ट्रकूट वंश के जो स्रोत हैं, इतिहास जानने के स्रोत हैं, उनकी चर्चा किया था और उनके जो प्रमुख शासक थे उनके बारे में मैंने आपसे चर्चा किया हुआ है। साथियों, अब हम जो भी हमारे महत्वपूर्ण शासक हैं उनके बारे में आपसे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथियों, आज की इस कक्षा में हम आपसे जो इसके वास्तविक संस्थापक थे दंतिदुर्ग और उसके साथ साथ हम आपसे कृष्ण प्रथम की चर्चा अपने इस क्लास में करेंगे। तो साथियों, आप धैर्यपूर्वक क्लास में बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको पूरा फैक्ट इन दोनों शासकों के लिए में जो है वो आपको पूरा मिल जाएगा। साथियों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस कक्षा को। साथियों, एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको जो है अपने साथियों के पास भी शेयर करने का काम अवश्य करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपनी इस क्लास को। हम कौन सा वंश देख रहे हैं? राष्ट्रकूट वंश। क्या देख रहे हैं? राष्ट्रकूट वंश। मैंने आपसे चर्चा किया था कि राष्ट्रकूट वंश कहां पर स्थापित हुआ। तो जो वातापी के चालुक्यों का जो खंडहर था, जो उनका पतन हो रहा था, उसी पतन के भूभागों पर इन राष्ट्रकूटों ने वहां पर अपने शासन की शुरुआत की। और हमने आपसे चर्चा किया कि जो दंतिदुर्ग था उसने कहीं ना कहीं इस साम्राज्य को, इस जो राष्ट्रकूट वंश है, इसको कहीं ना कहीं सुदृढ़ता प्रदान करने का काम किया। तो सबसे पहले हम देखते हैं किसको? दंतिदुर्ग को। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है दंतिदुर्ग के बारे में। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या? दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग। ठीक है, मैंने आपसे बताया था दंतिदुर्ग को जो शाब्दिक अर्थ वो क्या है कि जिसका दुर्ग हाथी के समान है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हम कह सकते हैं कि दंतिदुर्ग इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। जिसने राष्ट्रकूट वंश को सुदृढ़ता प्रदान की। ठीक है, तो मैंने आपसे बताया था कि ये जो है वातापी के चालुक्यों के खंडहरों पर इस राज्य की स्थापना हो रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जो है इसका सामना मुख्य रूप से किससे होगा, किससे देखने को मिलेगा? तो कहीं ना कहीं वो वातापी का कोई ना कोई शासक जरूर रहा होगा। तो देखिए, इसने वातापी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य द्वितीय के सामंत के रूप में शासन प्रारंभ किया। साथियों, मैंने आपसे बताया था सामंत का जो अर्थ होता है वो आप मोटा मोटा ये जानिए कि किसी भी राजा के अधीन किसी क्षेत्र विशेष पर एक शासक की तरह वहां पर शासन करना क्या कहलाता है? सामंतवादी व्यवस्था। मतलब जो उस विशेष क्षेत्र पर शासक के रूप में होता है वो कहलाता है सामंत। तो
वो एक राजा के अधीन, कौन था राजा? विक्रमादित्य द्वितीय के अधीन एक सामंत के रूप में शासन को प्रारंभ करता है, शासन करना प्रारंभ करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेगा? वो धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करेगा और बाद में क्या बन जाएगा? एक शासक की भूमिका के रूप में सामने आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके हम देख लेते हैं विजय, क्या क्या विजय थी या किन किन विजय अभियानों में इसने भाग लिया। तो हम कह सकते हैं कि कांची अभियान, कांची अभियान, इसमें हम देख सकते हैं कि इसने चालुक्य युवराज कीर्तिवर्मन द्वितीय के साथ मिलकर, कीर्तिवर्मन द्वितीय के साथ मिलकर कांची पर अभियान किया, मतलब कि एक युवराज था कहां का? चालुक्य वंश का, उसी के साथ मिलकर इसने जो है कांची पर एक अभियान किया। ठीक है, चलिए आगे इसके वीडियो को देखते हैं, इतना आप लिख लीजिएगा। अब हम देख सकते हैं मालवा अभियान। ठीक है, यहां लिखिएगा कि इसने प्रतिहारों के अधीन मालवा पर आक्रमण करके उज्जैन पर अधिकार कर लिया, और यहीं पर उसने हिरण्यगर्भदान यज्ञ किया। ठीक है, हिरण्यगर्भदान एक यज्ञ है जो इस उज्जैन को विजित करने के उपरांत उसने एक यज्ञ को आयोजित किया। ठीक, अगला देखिएगा, अगला जो है वो चालुक्य अभियान। ठीक है, अब यहीं पर देखो बात बनती है इसके सामंत से शासक बनने की बात यहीं से उसकी बनती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो शासक होगा अब कौन हो जाएगा? कीर्तिवर्मन द्वितीय। और ये वही कीर्तिवर्मन जिसने उसके साथ, जब वो युवराज था तो उसके साथ मिलकर उसने कांची पर अभियान किया था। अब कीर्तिवर्मन क्या हो जाएगा? एक शासक बन जाएगा और वो एक चालुक्य वंश का शासक होगा। और इसके लिए क्या होगा? जो कीर्तिवर्मन द्वितीय होगा उसके लिए एक खुली चुनौती की तरह होगा कि कोई उसका सामंत जो है अब जो है अपनी स्थिति को इतना मजबूत कर ले रहा है कि उससे युद्ध करने को भी अब तैयार हो गया है। तो कहीं ना कहीं कीर्तिवर्मन और दंती दुर्ग का उससे सामना होगा और उस कड़ी में कौन जीतेगा? दंती दुर्ग जो है कहीं ना कहीं उस युद्ध को जीत लेगा और अपनी स्थिति को मजबूत करके राष्ट्रकूट की जो मजबूती थी, सुदृढ़ता थी, उसको बनाने का काम दंती दुर्ग करता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखते हैं हम लोग चालुक्य अभियान में कि दंती दुर्ग की बढ़ती सफलता चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय के लिए
कीर्तिवर्मन द्वितीय के लिए एक खुली चुनौती थी, खुली चुनौती थी, खुली चुनौती थी। अतः दोनों के मध्य खान देश के निकट युद्ध हुआ जिसमें विजयश्री मतलब कि विजयश्री दंती दुर्ग के हाथों लगी, दंती दुर्ग के हाथों लगी। और इसी विजय के उपरांत उसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, धारण की। ठीक है, तो देखो मैंने आपसे बताया कि ये जो शासन के प्रारंभ करता है कहीं ना कहीं एक सामंत के रूप में करता है और फिर धीरे धीरे अपनी स्थिति को सुदृढ़ करता हुआ, जब अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लेगा तो जो शासक होगा, जो राजा होगा, उसको एक चुनौती के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेगा। और फिर दोनों के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में क्या होगा कि जो है दंती दुर्ग अपने आप को विजित कर ले जाएगा, उस युद्ध को जीत जाएगा। और उसके बाद जो है वो परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि का मतलब होता है कि जो उपाधि होती है वो सूचक होती है कि राजा जो है अब अपने आप को स्वतंत्र कर चुका है, राजा किसी के अधीन नहीं है। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट का ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। ठीक है, सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी, इसमें लिखिएगा कि इसने एलोरा के दशावतार मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं हम इसमें कि इसने हिरण्यगर्भ दान एवं तुला पुरुष दान यज्ञ किया। ठीक है, तो ये थी इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। जब ये शासक बन जाता है, अपने आप को मजबूत कर लेता है, फिर उसके बाद वो जो है जैसे जैसे मजबूत करते, जैसे मान लो कि जब वो मालवा पर विजय करता है तो हिरण्यगर्भ दान यज्ञ करता है, फिर उसके बाद वो तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपादित करता है। ठीक है, तो ये दो यज्ञ करता है, हिरण्यगर्भ दान यज्ञ और तुला पुरुष दान यज्ञ। साथ ही साथ वो एलोरा के दशावतार मंदिर का भी निर्माण करवाता है। ठीक है, तो इसकी कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। तो साथियों आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। दंती दुर्ग के बारे में ये मैंने आपसे चर्चा कर ली। अब हम अगला शासक देखते हैं, कृष्ण प्रथम। ठीक, कृष्ण प्रथम। ठीक है, इसमें लिखिएगा, देखिए इससे कोई जो दंती दुर्ग था उसकी कोई संतान नहीं थी, तो जो उसका चाचा होता है कृष्ण प्रथम, वो जो है अब उस राजगद्दी की बागडोर अपने हाथों में लेता है, राजगद्दी की बागडोर फिर वो संभालता है। कौन? कृष्ण प्रथम। तो हम इसमें लिख सकते हैं कि दंती दुर्ग
दंती दुर्ग की कोई संतान ना होने के कारण, कोई संतान ना होने के कारण इसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक बना। ठीक है। अब इसकी हम विजय देते हैं। विजय क्या थी? हम लिख सकते हैं इसमें कि शासक बनने के बाद इसने जो विजय प्राप्त की वो देख सकते हैं चालुक्य अभियान। ठीक है। देखिए, जो दंत दुर्ग था उसने कीर्तिवर्मन को परास्त तो जरूर कर दिया था, लेकिन उसकी जो सत्ता थी उसको पूर्ण रूप से विनष्ट नहीं किया था। तो जब ये कृष्ण प्रथम शासक बनेगा तो चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय होगा, उसकी सत्ता को पूरी तरीके से नष्ट करके कर्नाटक पर अपना पूरा अधिकार स्थापित कर लेगा। देखिएगा इसमें चालुक्य अभियान में कि इसने मतलब कि कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों पर आक्रमण करके कीर्तिवर्मन द्वितीय की शासन सत्ता को समाप्त करके कर्नाटक पर अधिकार कर लिया और सड़फुल नामक किसी व्यक्ति को यहां सामंत नियुक्त किया। ठीक है। चलिए इसको आप इसका शॉर्ट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। गंग वंश पर अभियान। इसमें लिखेगा कि तालेगांव, ये अभिलेख का नाम है, तालेगांव अभिलेख के अनुसार इसने मैसूर स्थित गंग वंश पर आक्रमण करके मैसूर स्थित गंग वंश के शासक स्त्री पुरुष पर आक्रमण करके वहां पर अधिकार कर लिया। ठीक है, ये उसका गंगवंश अभियान था। अगला जो उसका अभियान था वेंगी अभियान। ठीक है, उसने जो वेंगी के चालुक्य थे उन पर भी अभियान करता है। कौन करता है बताइए? कृष्ण प्रथम नहीं करता है। इसमें देखिएगा, कृष्ण प्रथम जो है अपने पुत्र गोविंद को युवराज नियुक्त करता है और फिर उसी के संरक्षण में जो है अपनी सेना को भेजता है। ठीक, देखिएगा इसमें लिखिएगा कि इसने
इसने अपने बड़े पुत्र गोविंद को युवराज नियुक्त किया। इसके उपरांत उसने वेंगी के चालुक्य शासक विष्णुवर्धन चतुर्थ पर आक्रमण करके उसके अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया तथा वेंगी की राजकुमारी शील भट्टारिका का विवाह ध्रुव के साथ हुआ। ध्रुव कौन था? ये गोविंद का जो है छोटा भाई था। ठीक है, तो वेंगी पे अभियान देखते इसके साम्राज्य विस्तार को। हेडिंग लिखिएगा साम्राज्य विस्तार। तो इसमें हम देख सकते हैं इसका साम्राज्य, इसके साम्राज्य का विस्तार महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश तक विस्तृत हो गया। ठीक है, ये रहा इसका साम्राज्य विस्तार। अब देखते हैं इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। इसमें लिखिएगा आपको कि इसने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, आगे लिखिएगा बड़ौदा अभिलेख के अनुसार बड़ौदा अभिलेख में इसके सौंदर्य की प्रशंसा की गई है। ठीक है, क्या प्रशंसा की गई है? जो एलोरा का कैलाश मंदिर है वो अत्यंत ही फेमस मंदिर है। ठीक है, तो साथियों ये रही हमारी आज की क्लास, जिसमें आप लोगों ने दंतदुर्ग के बारे में पढ़ा और कृष्ण प्रथम के बारे में पढ़ा। आगे हम अगले शासक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।